हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है। राइट, डे टू डे लाइफ में हम कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं अपना लाइफस्टाइल एनहांस करने के लिए, अपना लाइवलीहुड एनहांस करने के लिए। अभी तक हमने क्या देख लिया, बायोटेक्नोलॉजी किस तरह से इसका यूज़ करके हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से अपना डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को बना सकते हैं। यहाँ तक हमने देख लिया था, रिएक्टर्स के बारे में हमने देखा, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में देखा, मार्केटिंग के बारे में हमने देख लिया। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बायोटेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस के बाद दूसरा चैप्टर है एनसीईआरटी में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें जितने भी आपके एप्लीकेशंस दिए हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं और मैं यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स लूँगी वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। सो इसको ध्यान से समझिएगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कहाँ कहाँ इसका एप्लीकेशंस होता है और इसको डिटेल में हम बाद में देखते चलेंगे। सबसे पहला है थेराप्यूटिक में जैसे कि कोई मेडिसिन बनाना हो, राइट, तो इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प ले सकते हैं। मेडिसिन को हमें लार्ज अमाउंट में बनाना है, ओके, क्वांटिटी उसका ज़्यादा चाहिए, कुछ हार्मोन्स चाहिए जैसे कि इंसुलिन था, ओके, ये सब हम लार्ज अमाउंट में बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेके कर सकते हैं। दूसरा है डायग्नोस्टिक। किसी भी डिजीज़ का डायग्नोसिस करने के लिए हम जानते हैं कोई ना कोई किट की ज़रूरत होती है या फिर कोई ना कोई टूल की ज़रूरत होती है। तो उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेके हम वो टूल प्रिपेयर कर सकते हैं। तीसरा है एग्रीकल्चर में, जहाँ की जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो सकता है। अब मान लेते हैं एक प्लांट है, ओके, ये प्लांट नॉर्मली क्या है, इसको पेस्ट खा लेते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा जीन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं जिसके वजह से कि अगर कोई पेस्ट इसके ऊपर आके अटैक करता है, तो अगर ये पेस्ट इसके लीफ को खाता है या स्टेम को खाता है तो फिर ये क्या होगा, उसमें टॉक्सिन जनरेट होंगे और ये जो इंसेक्ट होंगे या पेस्ट होंगे इनका डेथ हो जाएगा। तो ये भी एक एप्लीकेशन हो सकता है। हम इसी तरह से क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। आपके क्वेश्चंस भी बहुत सारे इसमें से आते हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट है बायो रेमेडिएशन। बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का यूज़ करके किस तरह से आप एनवायरमेंटल पोल्यूशंस को कम कर रहे हो, इसमें आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट ट्रीटमेंट। आप लोग जानते हो जो वेस्ट ट्रीटमेंट होता है, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स में होता है, राइट। तो इन प्लांट्स में हम जानते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हैं हम, ये क्या काम करते हैं, ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट होंगे, राइट, ये ऑर्गेनिक वेस्ट को डिग्रेड कर सकते। तो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ हो रहा है, तो हम इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मैनिपुलेट करके कुछ और भी अच्छे तरीके से ऑर्गेनिक वेस्ट का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। या फिर हम क्या कर पाएंगे, वेस्ट ट्रीटमेंट के टाइम जो भी फिल्टर्स यूज़ करते हैं, ओके, जो भी फिल्टर्स यूज़ होगा उसमें बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प लेके कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट है ये एनर्जी प्रोडक्शन। बहुत सारी एनर्जी आप जानते हो सोलर एनर्जी से आता है। हम बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके एनर्जी का प्रोडक्शन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू या फिर कुछ मशीनरी के थ्रू हम कर पाएंगे। तो ये था कुछ बेसिक सा इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट। इसके बारे में हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे किस तरह से थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक, जीएमओ में यूज़ हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशंस है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अभी तक हमने ये देखा कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ये एग्रीकल्चर में देख लिया, बायोरेमेडिएशन में देख लिया, ओके, थेराप्यूटिक, डायग्नोस्टिक में देख लिया। लेकिन ये जो वास्ट एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, उसमें रिसर्च एरिया कहाँ कहाँ है, कौन कौन से एरिया में आप यहाँ पे रिसर्च कर सकते हो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पॉइंट सारे आपके एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। तो सबसे पहला ये है कि कोई भी हम जीएमओ का प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मैनिपुलेशन कर रहे हो, राइट। मान लो ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसके अंदर एक प्लाज्मिड हमें डालना है और ये जो प्लाज्मिड हम डालेंगे इसमें, इसके बाद ये क्या करेगा, हमारा डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का सिंथेसिस करेगा, राइट। तो ये जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट का सिंथेसिस करेगा, इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, बेस्ट कैटलिस्ट देना होगा, राइट। मतलब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म या किसी एंजाइम का हम लोग अगर सिंथेसिस कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के मदद से, तो वो एंजाइम है क्या, एक्चुअली एक कैटलिस्ट ही तो है, राइट।
एंजाइम बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ही तो बोलते हैं। तो इस एंजाइम को हम क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। एंजाइम क्या होता है, प्रोटीन होता है। मतलब जब इस होस्ट सेल को जब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो कि एक एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा होगा, इसको अगर आप एक होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दोगे तो ये क्या करेगा, होस्ट सेल के अंदर एंजाइम का सिंथेसिस करने लगेगा, राइट। तो वो क्या कर रहा है, एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है, कैटलिस्ट का प्रोडक्शन कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा होस्ट जिसके अंदर की एक एंजाइम का सिंथेसिस हो पा रहा है, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कर रहे हैं। तो ये भी एक क्रिटिकल रिसर्च एरिया हो जाता है। आप कौन सा एंजाइम का प्रोडक्शन करना चाहते हो, आप कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहते हो उस एंजाइम से, कौन सा सबस्ट्रेट यूज़ होगा, कौन सा होस्ट सेल आप लोगे, तो ये सारा कुछ जो आएगा इसके अंडर, ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च एरिया है। आप इस फील्ड में वर्क कर सकते हो। दूसरा काम क्या है जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होता है, वो है अब एंजाइम का प्रोडक्शन कर लिया या फिर कोई ऑर्गेनिज्म आपने बना लिया, एंजाइम बना लिया मान लो, तो इस एंजाइम बनाने के बाद आपको अगर इस एंजाइम से प्रोडक्ट बनाना है, ओके, अगर इस एंजाइम से प्रोडक्ट बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इस एंजाइम को एक ऑप्टिमल कंडीशन देना पड़ेगा। जैसे कि हम जानते हैं हम बायो रिएक्टर का यूज़ करते हैं, राइट। इस बायो रिएक्टर के अंदर हम क्या करते हैं, ऑप्टिमल पीएच, ऑप्टिमल टेम्परेचर, सारा कुछ मेंटेन रखते हैं। ये जो मेंटेनेंस वाला पार्ट है ये भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक हिस्सा है। तो ये बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंडर आता है, ओके। ये सारे जो टेक्निक्स होते हैं हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, ओके। ये जो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब ये सारे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग दोनों ही बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंडर आते हैं। तो ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या होता है, एक लार्ज वेसल हम लेते हैं, उस लार्ज वेसल के अंडर हम लोग क्या कर रहे हैं, एंजाइम का नंबर इंक्रीज करा रहे हैं, उसका ग्रोथ कर रहे हैं, सॉरी होस्ट सेल का। तो जब होस्ट सेल का ग्रो करोगे तो उसमें क्या होगा, ऑप्टिमल कंडीशन भी हमें प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये जो ऑप्टिमल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं हम यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी एक क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, ओके। थर्ड पॉइंट क्या है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग है। हमने एक ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड कर लिया कैटलिस्ट को एक्ट करने के लिए, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यहाँ पे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, ओके। प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि प्यूरिफिकेशन हर एक एंजाइम या फिर हर एक प्रोडक्ट के लिए ये अलग अलग होगा, क्योंकि सारे प्रोडक्ट का जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं, रिक्वायरमेंट सब अलग अलग होंगे। तो अलग अलग अगर रिक्वायरमेंट है तो डेफिनेटली आपको ये पता लगाना होगा कि कौन सा प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर वो आप पता लगाओगे तब जाके डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में उसका प्यूरीफाई कर सकते हो, अगर प्रोटीन है या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनका। तो ये भी एक क्रिटिकल रिसर्च एरिया है। तो तीनों रिसर्च एरियाज़ में आप काम कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी के अंडर। सबसे पहला क्या है, आइदर आप लेबोरेटरी में बैठ के एक एंजाइम का या फिर जो कैटलिस्ट है उसका सिंथेसिस कर सकते हो, ओके, कैटलिस्ट बना सकते हो। उसके बाद क्या कर सकते हो, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग के अंडर आप एक ऑप्टिमल कंडीशन पे वर्क कर सकते हो जो कि उस पर्टिकुलर एंजाइम को वर्क करने के लिए चाहिए। या फिर आप क्या काम कर सकते हो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंडर आप काम कर सकते हो। तो ये तीनों बायोटेक्नोलॉजी के बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरियाज़ होते हैं, ओके। उसके बाद देखते हैं कि एग्रीकल्चर में बायोटेक्नोलॉजी का क्या रोल है, ओके। सबसे पहली बात ये है कि सबसे पहले जो एग्रीकल्चर हुआ करता था, ओके, जब एग्रीकल्चर होता था तो उसमें क्या होता था, नॉर्मली कोई क्रॉप को प्लांट कर लिया जाता था, प्लांटेशन होता था किसी क्रॉप का, राइट। उसके बाद हार्वेस्टिंग वगैरह होता था, लेकिन उसके अंदर क्या आ जाते थे, पेस्ट वगैरह आ जाते थे, उसके पेस्ट आते थे, इंसेक्ट्स आते थे। तो ये सारे क्या कर सकते हैं, आपकी क्रॉप को डैमेज कर सकते हैं। या फिर सॉइल फर्टिलिटी में प्रॉब्लम्स आते थे, राइट। कभी कभी पीएच मेंटेन नहीं हो पाता था, कभी टेम्परेचर या मॉइस्चर रेगुलेशंस नहीं हो पाता था। उसके लिए क्या आया, एग्रोकेमिकल्स। बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, एग्रोकेमिकल बना सकते हैं, राइट। ये जो एग्रोकेमिकल हमने बनाया ये एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या होता है, जहाँ पे कि कोई जो फर्टिलाइज़र्स होते हैं उनका यूज़ नहीं होता। इसमें आप क्या कर सकते हो, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म का, ओके, यूज़ कर सकते हो, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म का जो कि पेस्ट रेपेलेंट हो या फिर वो खुद ही पेस्ट को खा जाते हों, ओके, और जो क्रॉप होता है उसको कुछ नुकसान भी ना हो। इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का। नेक्स्ट क्या है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर।
इसमें बहुत ही ये जो एप्लीकेशन है इसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल इसी में आता है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप हम बना सकते हैं, जिसके हेल्प से क्या होगा, अब हमने पहले क्या किया था, आइदर हमने एग्रोकेमिकल दिया था या फिर हमने क्या किया था, पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ कर रहे थे, राइट। तो ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड यूज़ करने से क्या होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो भी कम हो जाता है। तो हम इसको बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करके और एडवांस कैसे बना सकते हैं, पेस्टिसाइड भी आप बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके बना सकते हो, लेकिन इससे और एडवांस क्या हम कर सकते हैं, मान लेते हैं ये जो प्लांट है इसको एक पेस्ट खाता है, तो इस प्लांट को हम जेनेटिकली इस तरह से मॉडिफाई कर दें, ये मॉडिफाई होने के बाद क्या हो जाएगा, इसके ऊपर पेस्ट फीड नहीं कर पाएगा। ये कैसे फीड नहीं कर पाएगा, इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है बीटी कॉटन के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप का बना रहे हैं। ये क्रॉप क्या हो सकता है, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप हो सकते हैं, या फिर ये क्रॉप हम कैसे बना सकते हैं, मान लो ड्रॉट एरिया है, ड्रॉट एरिया में क्या होता है, कभी कभी पानी की डेफिशिएंसी की वजह से क्रॉप वहाँ पे मर जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप भी बना सकते हैं, राइट। और क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट को एनहांस कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट बनो, इस तरह से भी हम क्या करेंगे, उसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका डेफिनेशन कई बार पूछा गया है, ओके, कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म क्या होता है। ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, इनमें हम क्या जानते हैं, जो भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ओके, कोई भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम जब दूसरे किसी होस्ट सेल के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या होगा, डेफिनेटली वो जेनेटिकली मॉडिफाइड होगा, राइट। क्योंकि अब इसका जो जीन है या फिर जीनोम है ये मॉडिफाई हो चुका है, मॉडिफाई होकर क्या बन गया, इससे कुछ और प्रॉपर्टी आ चुके हैं। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है या ये जो होस्ट है, ये क्या हो सकता है, आइदर ये प्लांट हो सकते हैं, ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगी हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, जिनके जीन को क्या किया गया है, अल्टर कर दिया गया है। ओके, अल्टर कर दिया गया है मतलब पहले एक जीन हुआ करता था इस तरह से, उसके बाद हमने क्या किया, कोई डिजायर्ड जीन यहाँ पे हमने इंट्रोड्यूस करा दिया। अब ये क्या हो गया है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया, या फिर मैं क्या बोल सकती हूँ, ये इनका जो जीन है ये अल्टर हो चुका है। ओके, अल्टर हो चुका है और चेंज हो चुका है, और इन्हीं ऑर्गेनिज्म को जिनका जीन चेंज हुआ है उसको हम क्या बोल सकते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्या है, बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकल मॉडिफिकेशन। हमने तो अभी देखा कि जो जीन है, ओके, उसका हम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। तो मॉडिफाई करने के बाद फ़ायदा क्या है, हम जानते हैं जब भी हम कोई जेनेटिकल मॉडिफिकेशन करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म में, तो हम यही चाहते हैं कि किसी भी तरह से वो बेनिफिट प्रोवाइड करता हो। जैसे कि अगर हमने किसी क्रॉप का इस तरह से मॉडिफिकेशन किया तो वो क्या हो सकता है, कुछ एबायोटिक स्ट्रेस को वो ज़्यादा टॉलरेट कर सकता है, जैसे कि कोल्ड हो गया, ड्रॉट हो गया, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो गया, या फिर हाई हीट हो गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, दो प्लांट्स हैं, ओके, इस तरह से दो प्लांट हैं। पहला प्लांट जो है वो नॉर्मल सा प्लांट है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं हुआ है, लेकिन जो दूसरा प्लांट है, इस प्लांट में इसका जो जीन है उसको हमने मॉडिफाई किया है। ओके, मॉडिफाई करने के बाद इसका जो सीड है वो उसको हमने प्लांट किया, और ये फाइनली हमारे पास एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट हमें मिला। तो ये प्लांट क्या कर सकता है, मान लो हमने इसका जो स्ट्रेस है, एबायोटिक स्ट्रेस कंट्रोलिंग जीन्स होते हैं, उनको हमने मैनिपुलेट किया है। तो ये प्लांट क्या हो सकता है, हाई कोल्ड कंडीशन, ओके, हाई टेम्परेचर कंडीशन, ओके, हाई टेम्परेचर हो गया, लो टेम्परेचर हो गया, जैसे कि एक्सट्रीम लो टेम्परेचर हो सकता है, माइनस में कभी कभी चला जाता है, हाई सॉल्ट कंसंट्रेशन हो गया। इन सिचुएशन में ये क्या कर सकता है, खुद को रेजिस्टेंट बना सकता है और ये सरवाइव कर जाएगा। लेकिन अगर ये पहले वाले प्लांट के बारे में हम बात करें, इसके जीन में हमने किसी भी तरह का मैनिपुलेशन नहीं किया है, तो जैसे ही बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा एनवायरनमेंट में, तो ये प्लांट क्या हो जाएगा, इसके लीव्स सूख जाएंगे, इसमें किसी भी तरह का स्ट्रेस ये रेजिस्ट नहीं कर पाएगा ज़्यादा इसके अकॉर्डिंग, मतलब सेकंड प्लांट के अकॉर्डिंग ये जो पहला वाला प्लांट है ये उतना रेजिस्टेंट नहीं होगा, टॉलरेंट नहीं होगा, तो ये क्या होगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा एक्सट्रीम कंडीशन में। ओके, ये एक तरह का बेनिफिट है। दूसरा बेनिफिट क्या है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स। ओके, यूजिंग इनको
इसमें क्या हो रहा है, जो केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, पेस्टिसाइड क्या काम करते हैं, ये पेस्ट को मार देते हैं, राइट, इनके पेस्ट को मारेंगे। तो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था कि अगर कि कोई ऐसा प्लांट हम बना सकें जिसके वजह से कि क्या हो, कोई अगर पेस्ट यहाँ पे इस पे फीड करे तो वो पेस्ट क्या हो जाए, ये खुद ही मर जाए। तो फिर इस केस में क्या होगा, प्लांट भी बच जाएगा, पेस्ट भी मर जाएगा और हमें पेस्टिसाइड पे डिपेंडेंट भी रहना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह के प्लांट को जो कि क्या कर सकते हैं, पेस्ट को खुद ही अपने अंदर ही ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से कि वो पेस्ट मर जाएगा, उन प्लांट्स को क्या बोलते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स बोलते हैं, क्योंकि वो पेस्ट के लिए रेजिस्टेंट हो चुके हैं। एज़ कम्पेयर टू दूसरे क्रॉप जो कि पेस्ट रेजिस्टेंट नहीं है, ये क्रॉप क्या होंगे, बहुत अच्छा ईल्ड देंगे, क्योंकि अगर पेस्ट इनके ऊपर फीड करेगा तो इनका ईल्ड क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब ये कम प्रोडक्शन देंगे। और ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप होंगे इनका प्रोडक्शन हाई रहेगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस कई बार हार्वेस्टिंग के बाद भी लॉस होता है, जैसे कि कुछ अगर मान लो टोमेटो का बात करें, टोमेटो नॉर्मली क्या होते हैं, अगर आपने नॉर्मल सा प्लांट आपने लिया है, उसका अगर टोमेटो आप देखोगे तो जैसे ही वो पक जाता है, रेड हो जाता है, रेड होने के बाद क्या होगा, 2-3 दिन तक मैक्सिमम रहेगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, वो लॉस हो जाएगा, मतलब उसके बाद वो सड़ जाता है। तो उसमें क्या हो सकता है, जैसे कि मान लो कोई फार्मर है, वो टोमेटो का प्लांटेशन किया है, उसके बाद उसने हार्वेस्टिंग किया, हार्वेस्टिंग करने के बाद उसने स्टोर किया, मार्केट ले जाने के लिए उसको 3-4 दिन लगेंगे। तो उतना दिन जो स्टोरेज होगा, स्टोरेज के अंदर अगर वो टोमेटो खराब हो गए तो फिर क्या होगा, वो तो लॉस ही है, पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद वो लॉस है। इस तरह से फ्रूट्स का भी लॉस होता है बहुत बार, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो टोमेटोज होते हैं या फिर जो भी फ्रूट्स होंगे जिनका हमें शेल्फ लाइफ इंक्रीज कराना है, वो हम क्या करेंगे, इनका लाइफ इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब ये अब क्या होंगे, टोमेटोज काफ़ी लंबे टाइम तक खराब नहीं होंगे। आपने अभी मार्केट में देखा होगा बहुत बार, जब घर पे आजकल टोमेटोज आते हैं तो वो 2-3 दिन के अंदर ख़राब नहीं होते, आप इनको काफ़ी लंबे टाइम तक रखोगे। इवन कोई कोई तो वैरायटी ऐसे भी होते हैं जो कि महीनों तक ऐसे ही रह जाएंगे, एज इट इज़ रह जाएंगे, इनमें कोई खराबी नहीं होगी। ओके, तो वो क्यों बनाया गया है, वो सब वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को डिक्रीज करने के लिए, फार्मर के हेल्प करने के लिए ये बनाया गया है। उसके बाद क्या है, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट्स। इसमें कैसे यूज़ कर सकते हैं, अगर कोई प्लांट है, हम जानते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो मिनरल्स तो लेंगे ही लेंगे अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। तो अगर कोई मिनरल्स ले रहा है प्लांट, ओके, उसका अगर एफिशिएंसी इंक्रीज कर दो, मतलब रिक्वायरमेंट जितना है वो रिक्वायरमेंट, मान लो एक एरिया ऐसा है जहाँ पे कि कम मिनरल्स पाए जाते हैं, बहुत कम मिनरल्स हैं, वहाँ पे प्लांट का ग्रोथ सही से नहीं हो पा रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये जो प्लांट है इनका हम एफिशिएंसी इंक्रीज कर देंगे, मतलब जितना भी मिनरल सराउंडिंग में प्रेजेंट होगा उसको वो एफिशिएंटली टेकअप कर लेगा, बहुत जितना प्रेजेंट है उसको एफिशिएंट अमाउंट में करेगा। मान लो 10 मिनरल है तो मतलब 10 मिनरल आयन है तो 9 मिनरल आयन तो ये टेकअप कर ही लेगा, एफिशिएंट बना देंगे हम उनको। अगर हमने इस तरह से एफिशिएंट बना लिया तो फिर ये जो प्लांट्स हैं जहाँ पे मिनरल की डेफिशिएंसी हो रही है, बार बार हम इसमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं लेकिन फिर भी उस सॉइल में कुछ डेफिशिएंट है, वहाँ पे भी कुछ प्लांट्स क्या होंगे, ग्रो हो सकते हैं, उन फील्ड में भी ग्रो हो सकते हैं, वहाँ के जो फार्मर्स होंगे वो भी बेनिफिट ले पाएंगे। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एनहांस्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, मतलब जो भी फूड का प्रोडक्शन करेंगे हम, ओके, जैसे कि मान लो राइस का प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम जानते हैं जो राइस हम लोग लेते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स रहता है, राइट, कार्बोहाइड्रेट्स होगा, प्रोटीन्स होगा, तो ये जो अमाउंट है उसके अंदर, राइस के अंदर ही होगा, मान लो ये एक राइस ग्रेन है, इसके अंदर ही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, उनमें कुछ विटामिन्स, कुछ मिनरल्स जो कि ह्यूमन बॉडी को चाहिए होता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं गोल्डन राइस का, ये एक ऐसा राइस का वैरायटी है जो कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके प्रिपेयर किया गया है। इसमें क्या किया है उन्होंने, विटामिन ए एनहांस किया है, मतलब नॉर्मली राइस के अंदर जितना विटामिन ए रहता है उससे ज़्यादा इस राइस में आपको मिलेगा, मतलब जितना बॉडी का रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल होगा इस राइस खाने के बाद, विटामिन ए का जो भी डेफिशिएंसी है। ओके, विटामिन डी ए डेफिशिएंसी के पर्सन को गोल्डन राइस खाने का एडवाइस भी दिया जाता है। तो ये एक ऐसा राइस वैरायटी है जिसमें एक विटामिन का जो जीन है वो यहाँ पे मैनिपुलेट किया गया होगा, राइट, मैनिपुलेट करने के बाद क्या हुआ होगा, इस गोल्डन राइस के अंदर विटामिन ए का भी प्रोडक्शन हो रहा होगा।
तो ये कुछ क्रिटिकल एरियाज़ हैं, ये कुछ एग्रीकल्चरल बेनिफिट्स हैं जो कि हम बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू अचीव कर रहे हैं आज के ज़माने में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस आता है, इसको ध्यान से एक बार रीड करना है एनसीईआरटी से और अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में देखते हैं, जो भी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स आएगा। ये जो पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होंगे, इसमें क्या होंगे, कुछ पेस्ट के लिए ये क्रॉप्स रेजिस्टेंट होंगे। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। उसमें एक पेस्ट के बारे में दिया हुआ है, एक बैक्टीरियम के बारे में दिया हुआ है, बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी टॉक्सिन वो प्रोड्यूस करता है, किस तरह से वो आपका जो कॉटन प्लांट है उसको हार्म पहुंचाता है, उसका प्रोडक्शन कम कर देता है, और हम बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करके किस तरह से उससे बेनिफिट पा सकते हैं, वो सारा कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।